Hello everyone, myself Gurvinder Kaur from Matamondi Oswal Public School, and you please subscribe and like our YouTube channel. Today we are doing social science for class 8th and the book from Punjab School Education Board and the Civics Part 3, Social and the Political Life. Chapter number 27. The name of the chapter is Parliament Structures, Role and Importance. पार्लियामेंट होती है संसद, उसकी संरचना, रोल और उसकी इम्पोर्टेंस. The democratic system has been set up in the accordance with the spirit of the Indian institutions. जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली यहाँ पर लागू की गई. As India is a vast country, जैसे कि देश हमारा बहुत बड़ा है. Indirectly democracy system was established. Indirectly means क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर ये डेमोक्रेसी जो है हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था है जो हमारी यहाँ पर स्थापित कर दी गई. Such a democratic system is being run by the elected representative who are responsible to the people of the country. जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है जो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो सेटअप किया गया है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे जिसको जो प्रतिनिधि हम लोग को इलेक्ट करते हैं उसको उनका चुनाव करते हैं वो हमारे देश के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होता है. इसका मीनिंग क्या है? The word parliament is derived from the French word parler which means to have conversation. जैसे कि इसको हम बोलें कि ये पार्लियामेंट का हिंदी का अनुवाद है. जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है पार्लर, फ्रांसीसी विच हैव टू कन्वर्सेशन जिसका अर्थ है बातचीत करना. दिस पार्लियामेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर टू कन्वर्स एंड डिस्कस द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इश्यूज़. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो लोग हैं इसमें आकर देश और विदेश के जो इश्यूज़ हैं मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं. Parliament is that system of the governance in which both the executive and the legislative organs of the government work in close relationship. संसद वह एक शासन प्रणाली है जो उसमें सरकार के दो भाग न्याय कार्यपालिका और विधानमंडल में बहुत आपस में समीप का संबंध आपस में रिलेशन इसका जो क्या है बहुत गूढ़ा होता है. All members of the executive body are elected from the member of the legislative assembly and they remain in office till they enjoy the support of the legislative assembly. कार्यपालिका जो सरकार है हमारी उसके सभी सदस्य विधानमंडल में से चुने जाते हैं और विधानमंडल जो लेजिस्लेटिव है उसके समर्थन तक अपनी पदवी तक विद्यमान रहते हैं. कार्यपालिका के सभी सदस्य अपने सभी कार्य और अपनी नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व भी होते हैं. कंपोजिशन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस. इसके जो है 2 सदन होते हैं इसके. लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा. फर्स्ट है लोकसभा. एज द वर्ड्स इंडिकेट जैसे कि ये लोकसभा है यही हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि द हाउस ऑफ पीपल. ये लोकसभा क्या है? लोगों का हाउस, लोगों का सदन. लोकसभा इज़ कंपोज्ड बाय द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. ये लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्ट इसमें इलेक्ट किए जाते हैं. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड इज अगेंस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन 545. और सदस्य की संख्या जो समय समय पर बढ़ाई जाती है. जो इसकी वर्तमान समय में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या है 545 है और 540 आउट ऑफ दीज 543 मेंबर्स आर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. ये जो 543 मेंबर हैं ये लोगों द्वारा चुने गए हैं सदस्य और जो
2 members are nominated by the president. 2 मेंबर है जो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है. Provision for the reservation of the scheduled caste and the scheduled tribes has been made. 85 seats for scheduled caste and 47 seats for scheduled tribes. Punjab state sends 13 member of Lok Sabha. This house can be dissolved by the president under certain rules. If dissolved, the house can be constituted again through elections. अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ के लिए आरक्षण इसमें व्यवस्था भी की गई है, जैसे कि 85 जो स्थान है वो अनुसूचित जातियों के लिए है, 47 जो हैं वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं, और पंजाब में जो 13 मेंबर है जो लोकसभा के लिए लोकसभा में जाते हैं, ये एक क्या है, अस्थायी सदन है. राष्ट्रपति इस सदन को संविधान के कानून के अनुसार भंग भी कर सकता है और उसका चुनाव इसको दोबारा भी करवाया जा सकता है. नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा. इन दिस परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये क्या है, ये स्थायी सदन है. वो है राज्यसभा स्थायी सदन है, जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है. इट मीन्स क्या है कि हम कि राष्ट्रपति उसको भंग भी कर सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज़ 250. जो इसकी वर्तमान सदन के सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है. आउट ऑफ दीज, इसके अलावा 238 मेंबर्स आर फ्रॉम द स्टेट्स. जो 238 है पीपल हैं जे केंद्रीय प्रशासित जे हैं फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों और यूनियन टेरिटरी से ले आते हैं. जो 12 मेंबर हैं इलेक्ट बाय प्रेसिडेंट. जो 12 मेंबर हैं ये कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है. और from those person who have secured popularity in the field of literature, social service, science and art. ये 12 मेंबर बेटा ये वो वाले हैं जो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से जिसने कोई भी किसी भी फील्ड में, लिटरेचर में या सोशल सर्विस, साइंस, आर्ट में किसी ने कोई प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी की हो, उसको ये 12 मेंबर इसमें ऐड कर लेता है. द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट. ईच मेंबर्स has a term of 2 years. New members are elected in their place. 7 members are elected from Punjab by proportional representations. ये एक, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ये एक स्थायी सदन है और ये सदन के लोग जो लोकसभा है उसको भंग के पश्चात भी ये अपना जो है काम करता रहता है. हर 2 साल के बाद, हर एक मतलब कि 2 वर्ष के बाद ये सदन 1/3 हिस्से मतलब कि जो सदस्य हैं इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं. उनके स्थान पर नए सदस्यों की चयन की जाती है. पंजाब में से जो 7 सदस्य है राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव के लिए भेज दिए जाते हैं. फीचर्स, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है. डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, नामात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर. क्लोज रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधानमंडल के बीच में क्लोज रिलेशन, बहुत नज़दीकी का रिलेशन दोनों के बीच में. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली, कार्यपालिका का लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायित्व. अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नेतृत्व. इनडेफिनिट टर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की जो अवधि है अनिश्चित है. लीगल रिकॉग्निशंस टू द ऑपोजिशंस पार्टी, विरोधी दल को कानूनी मान्यता. कलेक्टिव एंड द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व. रीज़न फॉर अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में संसदीय सरकार अपनाने के रीज़न क्या हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन बी एस्टेब्लिश. कार्यपालिका और विधानपालिका के आपसी संबंधों को आधारित करके इस तरह के शासन को प्रणाली होंद में आती है. एक तो है पार्लियामेंट्री, सेकंड है प्रेसिडेंशियल. और नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन ये आ रहा है कि दैट सो
that as to why do our constitution's members selected parliamentary government following are the reasons. ये प्रश्न ये हमारे यहाँ पर उत्पन्न होता है कि जो हमारा संविधान के निर्माताओं ने संसदीय सरकार को ही चयन क्यों किया, उसके रीज़न क्या हैं। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द इंडियन मासेस अबाउट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस थ्रू इन एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1919, 1935. दिस इज आल्सो कंसिडर्ड टू अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में 1861, 1892, 1919, 1935 के कानून के द्वारा संसदीय सरकार ही लागू की गई थी और जिस संसदीय सरकार को ही सर्वोत्तम माना गया है। सेकेंड पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी। दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कमेटी। द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी डॉक्टर B.R. Ambedkar said that this system consists both the qualities of accountability as well as permanence। भारतीय जो संविधान के निर्माताओं ने जो संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया, उनके जो प्रधान थे हमारे B.R. अम्बेडकर ने, उन्होंने कहा कि इस प्रणाली में उत्तरदायित्व और स्थिरता दोनों चीज़ें ही पाई जाती हैं, इसलिए जो संसदीय सरकार है सबसे बढ़िया सुपीरियर जो है सरकार को माना गया है। नेक्स्ट इज दिस system is based on responsibility. India has been under slavery from the centuries. Thus, such a system is required that could be based on responsibility and accountability. Hence, parliamentary government was introduced. भारत जो है शताब्दियों तक क्या है कि दूसरे देशों के पराधीन रहा होने की वजह से इसको ऐसी सरकार की ज़रूरत थी जो इसको उत्तरदायित्व की भावना के पर आधारित हो। इसलिए संसदीय प्रणाली है जो लागू करनी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। द सिस्टम इज़ अडेप्टेबल टू चेंज। द पीपल ऑफ द इंडिया वांटेड टू गवर्नमेंट विच वाज अडेप्टेबल टू चेंज एज व्हेन रिक्वायर्ड। जहाँ हैंस इन सच अ सिस्टम द गवर्नमेंट कैन बी चेंज व्हेन एवर डिज़ायर। भारत के शताब्दियों के पश्चात जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, वहाँ पर लोग ऐसी सरकार की व्यवस्था करना चाहते थे जो कि अपनी जिनको निरंकुश ना बन सके, इसलिए संसदीय सरकार को भी कभी भी परिवर्तित की जा सकती थी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द कोर। Parliamentary government reinforces the spirit of the democratic government. It is run by the elected representative of the people who is influenced the government policy by asking questions and criticizing their policies. Thus, from the above mentioned fact, we can easily include the parliamentary system of the government is the best for our कंट्री। वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय जो सरकार है ये लोकतंत्र को ही स्थापित करती है। जो लेजिस्लेटिव है वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर और तथा उनकी आलोचना करके उसकी नीतियाँ और कार्य को भी प्रभावित करती है। इसलिए ऊपर जितने भी हम लोग ने पॉइंट्स किए हैं वहाँ से ही हमें ये कंक्लूड करते हैं कि जो संसदीय सरकार है भारत के लिए सबसे बढ़िया और सबसे उचित सरकार मानी गई है। India has adopted a parliamentary form of government from the constitutions of इंग्लैंड। जे भारत ने संसदीय सरकार का जो ढांचा है इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया है। रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग, कानून बनाते समय संसद की भूमिकाएं। Three main organs of any government are legislative, executive, and judiciary. The main responsibility of making law lies with the parliament. The bills can be introduced either the houses of parliament for making a law after the approval of both the houses. It is then sent to the president for his approval. The president can call a joint session of both the houses before the converting the bill into a law.
The bill has to pass through many stages before it can become a law. Thus, Parliament is only a highest body of to frame law. These laws are supreme. Indian Constitution's framer also consider this principle the best. कानून है जो बनाते समय संसद की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स है। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। फर्स्ट है जिसको हम विधानमंडल बोलते हैं, सेकंड हम इसको कार्यपालिका बोलते हैं, थर्ड हम जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कानून बनाने की? विधानमंडल की। और इसके कई बिल संसद में सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। दोनों सदनों में पास होने के बाद भी जब कोई बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए फिर भेज दिया जाता है। दोनों सदनों में बिल संबंधी मतभेदों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है। बिल को कानून बनाने के लिए कई लेयर्स में से गुजरना पड़ता है, इसलिए संसद ही कानून बनाने से सबसे बड़ी संस्था है। संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वही सर्वोच्चतम होते हैं और हमारे देश में संसद का कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी केवल एकमात्र संस्था यही है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को बढ़िया कहा है। Accountability of the government towards parliament. In our constitution, the executive has been truly made accountable to the parliament. हमारे संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका है उनको पूर्ण तौर से संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। द गवर्नमेंट कैन exist only till the time it enjoy the majority in the legislative assembly. और सरकार उस समय तक अपने पद पर विद्यमान रहती है जब तक विधानमंडल में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त मिलता है। ऑल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ट्रूली अनस्टेबल टू द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर हैं वे संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। फॉर ऑल देयर पॉलिसी, जो जितनी पॉलिसीज बनाते हैं, एक्शन है जो उनके प्रति वे पार्लियामेंट को उत्तरदायित्व होते हैं। इफ़ द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव लॉस द मेजोरिटी, अगर एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं जो मेजोरिटी को लॉस कर दे, दे हैव टू रिज़ाइन, तो उनको यहाँ पे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। The parliament control the government in the following ways: asking questions from minister, debate, voting, no majority bill, etc. संसद है जो निम्नलिखित अनुसार सरकार के अपना नियंत्रण बना सकती है। उसके क्वेश्चन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछकर, डिबेट करवाकर, वोटिंग कराकर, नो मेजोरिटी। एंड द नेक्स्ट इज रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की क्या रोल है। द पार्लियामेंट गवर्नमेंट हैज़ 2 टाइप्स। पार्लियामेंट गवर्नमेंट संसदीय शासन प्रणाली 2 तरह की होती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। जो राष्ट्रपति है हमारा देश का संवैधानिक मुखिया होता है। टू सीक इलेक्शंस थ्रू द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ कैंडिडेट शुड पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। और राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न हो। ही शुड बी अ मिनिमम 35 ईयर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जब वो उसकी इलेक्शन के टाइम उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट, पागल या दिवालिया ना हो। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसी सरकारी लाभदायक पद पर वो स्थित ना हो। ही शुड नॉट बी अ प्रोनाउंस ऑफेंडर, वो उसने कोई भी कानूनी अपराध ना किया हो। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज which consist of the elected member of the legislative assembly and the elected member. The president of the India normally elected for 5 years. Shrimati Pratibha Patil is the first woman president of India.
राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी चुनाव प्रणाली द्वारा ही मतलब कि उनकी जो इलेक्शंस है इलेक्ट किया जाता है। चुनाव मंडल में संसद और विधानपालिका चुनने के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। जो प्रतिभा पाटिल जो हमारे देश की सबसे पहली राष्ट्रपति महिला थी। The President of the India is the constitutional head of the country. The President has executive, judicial and the legislative powers, but he cannot exercise these powers as his her will. Actually, these powers are being used by the Prime Minister and his the council of the members. राष्ट्रपति के पास तो सभी प्रकार के जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियल पार्ट्स तो हैं, बट ये जितनी भी इनके पास शक्तियाँ हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार ये प्रयोग नहीं कर सकता। जो जितनी भी इसके पास शक्तियाँ हैं ये सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। Although President of India is a constitutional, but in the past we have seen that the President has played an important role since the tent of the coalition's government has started in the years 1998, 1999 and 2004. The President was entrusted to make crucial decisions in the election process. Nowadays, President is no more like a rubber stamp, but he plays an active role as प्रेसिडेंट। और जब देश में गठबंधन सरकारों का प्रचलन हुआ तब जो राष्ट्रपति थे कई नए मामले में उन्होंने महत्वपूर्ण जो है जो अपनी रोल अदा किया। 1989 के बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी एक इम्पोर्टेंट है जो रोल किया। 1998, 1999, 2004 में जो लोकसभा के चुनाव हुए वहाँ के उसके बाद सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने बहुत ही सूझबूझ से काम लेना पड़ा उसे। अब जो राष्ट्रपति है ये एक रबड़ की मोहर वाला नहीं बल्कि एक क्रियाशील राष्ट्रपति की भूमिका उन्हें निभानी पड़ती है। पार्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister of India is the most powerful person in the government of India. He is the pivot of the entire administration. The actual use of powers lie with the Prime Minister. Dr. B.R. Ambedkar has compared the power of the Indian Prime Minister with the President of USA. All policy and plans are made in the consultations with the Prime Minister. The Prime Minister selects the member of the Council of Ministers, but even since the Hung House came into picture, the identity of a Prime Minister has taken a hit. प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद तथा लोकसभा का जो मुखिया होता है यह संपूर्ण राज्य प्रबंध का संचालन और उसका केंद्र बिंदु होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं। और डॉक्टर जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के प्रधानमंत्री के साथ की है। सभी नीतियों तथा कानून प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार बनते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता है। कोई भी मंत्री उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने पद पर आसीन नहीं रह सकता। ठीक है, जब से त्रिकुश संसद अस्तित्व में आई है तो प्रधानमंत्री की स्थिति डगमगा सी गई थी और 1996 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर A.B. Vajpayee had to resign with 2 weeks being elected as the prime minister। और 96 में 2 सप्ताह के पश्चात ही अटल बिहारी जो वाजपेयी थे वो प्रधानमंत्री पद से उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और 1998 and 92 since 1999 till 2009 no political party has not got clear cut majority in the elections of the House of People। और इसमें चुनावों के दल में किसी दल को भी बहुमत प्राप्त न होने के कारण प्रधानमंत्री की जो स्थिति थी बहुत ही क्षीण हो गई थी। After 1989 coalitions government have been coming into existence। 89 में क्या हुआ कि जो
कोalition होती है, 2-3 पार्टियों की आपस में गठजोड़ जो गवर्नमेंट थी वो सामने आई और 14 and 15 लोकसभा इलेक्शंस कांग्रेस तक सक्सीडेड फ्रॉम गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स अलायंस. द नेम गिवन इन द अलायंस इज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस. बट during the 16th Lok Sabha election, BJP was the only party which attained majority and strengthened the cabinet system in India. 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव के पश्चात जो कांग्रेस थी वहाँ पर लगभग 20 राजनीतिक दल मिलकर एक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार उन्होंने बनाई जो चल रही थी. व्यूज़ ऑफ द पंडित नेहरू एंड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ India. Dr. Rajendra Prasad was the first president, whereas Pandit Nehru was the first prime minister of independent India. Both the leaders were very influential. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे. और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. दोनों ही जो नेता थे ये बहुत ही प्रभावशाली थे. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इन द फेवर ऑफ गिविंग मोर पावर्स टू द प्रेसिडेंट. जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सारी शक्ति देने के पक्ष में थे. He wanted to make the center to as strong as possible. He wanted to make the center. वो चाहते थे कि केंद्र को ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए. Pandit Nehru also wanted the center to be strong, but he wanted to ally more powers with the Prime Minister and his Council of the Minister to see India is a strong country. But the leader worked the terms each in their respective roles. और शताब्दियों के पश्चात भारत स्वतंत्र जब हुआ इसलिए केंद्र को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में भी थे. पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे वो केंद्र को ही स्ट्रॉन्ग बनाने के पक्ष में थे, परंतु प्रधानमंत्री तथा जो मंत्रिमंडल को बहुत सारे शक्तियाँ प्रदान करने के पक्ष में थे. दोनों नेता भारत को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे. इसमें कोई भी ऐसा संदेह नहीं था कि दोनों नेता अपने अपने पद पर दो बार ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभा चुके हैं. पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट. Parliament of the India is the highest institutions of the country to make law of the country. संसद है भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है. Undoubtedly, it has been very strong institutions in the time of Pandit Nehru, Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi. इसमें कुछ संदेह भी नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय संसद एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन रहा है. बट ऑफ लेट वी हैव सीन दैट, बस उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इंडियन पार्लियामेंट इज़ डिक्लाइंग डे बाई डे. और प्रतिदिन क्या थी, दिन ब दिन जो भारतीय संसद थी पतन की ओर अग्रसर हो गई. अप टू 10 laws are being passed in a single day. Doubts being raised on the integrity of the speaker, the absence of the member, decline of the committee system, rivalry among guest members are the few reasons for its decline. No debates on important national and the international issues are held. What to talk about? Making of law on them. एक दिन में 10-10 कानून पास हो रहे हैं. स्पीकर की निरपक्षता के संबंध में संदेह, संसद में से जो मेंबर हैं उनकी अनुपस्थिति, कमेटी प्रणाली का पतन, बैठकों की कमी, जिद की राजनीति तथा त्रिकुंज संसद के ऐसी लोकसभा से है जो किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव के बाद ही स्पष्ट बहुमत जिनको प्राप्त नहीं होता, सभी पतन के ही कारण है. किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषय पर कानून तो एक तरफ की बहस भी नहीं कर सकता. कानून को लागू करना या कानून को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के ढंग जो प्रवर्तित हो रहे हैं. Hung parliament. When single political party does not get
absolute majority in Lok Sabha election, then hung parliament came into existence. जैसे कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मेजोरिटी के रूप में लोकसभा में इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं प्राप्त कर सकी, तो तब क्या होता है, हंग पार्लियामेंट क्या होती है, एग्जिस्ट होती है, होंद में आती है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द मिनोरिटी गवर्नमेंट। इसको हम लोग मिनोरिटी गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ द हंग पार्लियामेंट इज़ द डेंजरस फॉर द अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इट गिव्स बर्थ टू द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द पोलिटिक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़म। ये क्या है, हमारी जो है राजनीतिक इंस्टेबिलिटी और यूनिटिज़म के लिए एक को जन्म देती है। Thus we need to reinforce the same spirit in our parliamentary system, but this increasing number of the political parties is alarming. Well, the role of the local parties have been increased as compared to the national parties. If we still don't improve, then we will not be able to get good law in future. ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको इसकी स्पिरिट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़, ये क्या है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो एक अलार्म बेल की तरह का काम करती हैं। इसका रोल है लोकल पार्टीज़ का, वो इसको नेशनल पार्टीज़ को कंपेयर कर सकती हैं। इफ़ वी स्टिल डोंट इम्प्रूव, जो अगर हम लोग इसको इम्प्रूव ना कर सके, देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट गुड लॉ इन फ्यूचर। तो हम लोग अपने भविष्य में अच्छे कानून बनाने की आशा भी नहीं कर सकते। That's our chapter is complete now. Thank you. Have a nice day.